तो हमारे एनालिस्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का 7 लेसन, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को चलिए हम आसानी से सीखते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जनन, तो जनन अगर देखा जाए तो जीवों में होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिससे एक जीव जो होता है वो नए जीव को उत्पन्न कर पाता है। तो जीव जो है, अगर ये प्रक्रिया ना होती तो वो अपनी जो पीढ़ी की निरंतरता है वो बनाए नहीं रख पाता। यानी अगर देखा जाए तो यानी जनन की वजह से ही उसका अस्तित्व है, नहीं तो वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो यहाँ पे जैसे हमको अगर जनन के बारे में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जनन अतः अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये अति आवश्यक है। मतलब जनन जो है वो बहुत ही आवश्यक है अपनी जात और वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए। इसमें प्रत्येक जीव अपने जैसी नई संतानों को जन्म देता है। तो इधर ध्यान दो, क्या है, जो जीव है अपने जैसी नई संतानों को क्या देता है, जन्म देता है, और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनन क्या है, तो आपको बस क्या करना है, यही बताना है कि यानी ऐसी प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे नई संतानों को क्या देता है, जन्म देता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। फिर उसके बाद में ये जो जनन है इसका महत्व क्या है, तो देखो यहाँ पे दो महत्व हमने लिखा है कि जनन प्रक्रिया से जीवन की निरंतरता बनी रहती है। तो यानी जो जनन है इससे जो जीवन की निरंतरता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या है, बनी रहती है। और इससे मृत्यु में जो कमी हुई होती है वो पूरा हो जाती है। जैसे मान लो किसी के फैमिली है, मान लो उसके फैमिली में 5 लोग रह रहे थे, अब मान लो 2 लोग की मृत्यु हो गई तो कितने बचे, 3। लेकिन क्या है, अब उसमें अगर 2 दंपत हैं, पति पत्नी है, और धीरे धीरे वो क्या है, जनन करके, और फिर क्या है, 2 संतानें, मान लो 1 लड़का लड़की हो गए, तो फिर वो 5 हो गए। तो जो कमी आई थी संख्या में क्या हो गई, वो पूरा हो गई। तो इस तरीके से क्या होती है कि यानी जो जनन होती है वो जीवन की निरंतरता बनाए रखती है और मृत्यु से हुई कमी को पूरा करती है। और अगर देखा जाए तो यह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य है कि पीढ़ियों के बीच का एक संयोजन बनाता है। मतलब जो भविष्य में और भूतकाल में और वर्तमान काल में जो पीढ़ियों के बीच में जो संयोजन है संख्याओं का, वो यही बनाता है। अब हम जो मेन है वो क्या है कि जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। तो इधर ध्यान दो, तो देखो जनन में जीवों में जो जनन होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। अगर फाइनली बोले तो 2 प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने छोटी हुई क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी, क्लास 8 में, 7 में ये चीजें पढ़ी होंगी कि जनन के प्रकार, तो वहां पे बताया गया होगा लैंगिक, अलैंगिक। तो वही चीजें यहाँ पे भी है, बस थोड़ा यहाँ पे क्या किया गया है, और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे जो जीवों में जनन होता है वो निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। अगर बात करें, पहला है जो अलैंगिक जनन, और इसको इंग्लिश में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है, कोई अगर पूछ ले कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो आपको फाइनली 2 प्रकार के बताना है। कौन कौन, लैंगिक और अलैंगिक। अब यहाँ पे देखो हमने एक चार्ट बना रखा है, तो इसमें आपको पूरा यानी जो जनन, ठीक है, से चैप्टर यानी जो उसके टाइप प्रकार हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी। और इस चैप्टर में हमें इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करके पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जनन देखो 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अब अलैंगिक जनन देखो यहाँ पे ये जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है कि एक ही जीव क्या कर सकता है, अपने जैसे संतानों को बना सकता है, यानी इसमें कोई पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें पार्टनर की जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे जो जीव होंगे वो 2 होंगे, अगर देखा जाए तो एक नर और एक मादा, ठीक है, तभी ये जनन क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। और इस जनन में कोई नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, कोई अकेला ही जीव है और वो अपने जैसे संतानों को क्या कर लेता है, बना लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनली, तो यानी इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और इसमें निषेचन नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि युग्मक, तो देखो युग्मक क्या होते हैं कि यानी जो लैंगिक जनन होता है जिन जीवों में, उसमें क्या बनता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो क्या होती है, किसी जीव को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होती है। तो उसी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं।
लेकिन इसमें कोई ऐसी कोशिका नहीं होती है जिससे क्या है कि कोई जीव बन पाए। क्या होता है इसमें एक क्या होता है, बॉडी पार्ट ही होता है, किसी भी बॉडी पार्ट के कोई भी अंग से क्या होता है, जीव बन सकता है। अभी अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से इसमें जनन होता है। और तो इसमें क्या होता है, युग्मक, जैसे इसमें अंडाणु और शुक्राणु, जैसे अगर मानव में बात करें तो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं। जैसे नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई विशेष संरचना नहीं होती है जिसे हम युग्मक कहते हैं, तो इसमें युग्मक नहीं होता है। और निषेचन क्या होता है, यही जब यानी अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो इसमें निषेचन वाला कोई काम नहीं होता है। अगर हम लैंगिक में देखें यही चीजें, कहाँ देखें, लैंगिक में देखें तो युग्मक का निर्माण होता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे फाइनली गैमीट बनेगा। युग्मक को हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। तो यानी नर युग्मक को हमने यहाँ पे लिख दिया कि नर युग्मक जो होता है उसको शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक जो होता है वह अंडाणु बोलते हैं। अब देखो ये जो नर युग्मक, चाहे कोई मनुष्य के केस में देखो, चाहे कोई एनिमल्स के केस में देखो, जितने भी स्तनधारी हैं सब में ये चीजें पाई जाती हैं। और इसमें बाकायदा क्या होता है, निषेचन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है, निषेचन के प्रकार, इस चैप्टर में हमको पूरा डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पर अब हम अगर देखें अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन को यहाँ पर देखो कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विखंडन, फिर है खंडन, फिर है मुकुलन, फिर है बीजांड जनन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, टाइप है। तो यहाँ पे हम केवल क्या है, उनकी हेडिंग यानी एक चार्ट बना दिए हैं। इसी चार्ट को हमको अगले वीडियो में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप जान लो कि जो विखंडन होता है, विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन के कितने होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जीव होगा यानी खंडित तो होगा, लेकिन यहाँ पे दो भागों में खंडित होगा, बहुखंडन में कई सारे खंड होंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। तो यानी द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम इन सब में पाया जाता है। बहुखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। जो खंडन होता है वो स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। अगर मुकुलन की बात करें तो हाइड्रा में पाया जाता है। और बीजांड जनन जो होता है वो राइजोपस में पाया जाता है। पुनरुद्भवन जो है वो प्लेनेरिया में पाया जाता है। और लास्ट में आता है आपका कायिक जनन, तो ये पौधों में पाया जाता है। अब ये पौधों में भी दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है प्राकृतिक और एक हो जाता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक में जैसे जो पौधे होते हैं स्वतः अपने आप ही जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा जब पौधों को विकसित करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक जनन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक जनन बोल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे मेंथा, यानी जिसको हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, पिपरमिंट। तो पिपरमिंट जो होती है देखो उसकी जड़ ही क्या की जाती है, लगाई जाती है, यानी बोया जाता है, उससे उसका क्या बनता है, तो मतलब पौधा यानी नर्सरी लगा लिया जाता है, फिर उसी को हम लोग रोपाई कर देते हैं और क्या है, अब यानी मेंथा की फसल लग जाती है। तो यहाँ पे जड़ द्वारा जनन होता है। जैसे आलू है तो आलू में तने द्वारा जनन होता है, क्योंकि आलू का जो हम लोग पार्ट खाते हैं जो आलू है तो वो क्या होता है, तना ही होता है। क्या होता है, तना। और उसी तने को हम लोग क्या कहते हैं, देखो जब यानी बुआई का सीजन आता है तो उसी आलू को काट के ऐसे छोटे छोटे आलू लेकर के और जमीन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और पौधे लग जाते हैं। तो आलू में तने द्वारा होता है। पत्ती यानी एक अजूबा का पेड़ देखा होगा जिसको हम लोग ब्रायोफिल्म भी कहते हैं, या देहात में इसको पत्थर चट्टा क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा, यानी औसत के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिसको पत्थरी उथरी हो जाती है वो लोग इसको यूज करते हैं, मतलब औसत के रूप में। तो इसकी अगर पत्ती क्या है, नमी और ये सब पाई जाती है तो पत्ती से ही पौधा बन जाता है। अगर यहाँ पे हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में क्या करते हैं, मतलब पार्ट तो पौधे का ही लेंगे लेकिन हम उसको अपने तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे पौधों को। तो यहाँ पे देखो जैसे कलम लगाना, तो कलम हम अपने हिसाब से लगाते हैं। कलम लगाना आप लोगों ने जानते ही हो कैसे किया जाता है। देखो ये दाब लगाना और गुठी लगाना, तो ये भी प्रोसेस है। जैसे दाब लगाना क्या होता है, जैसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नींबू है, तो नींबू के क्या होते हैं, जो टहनियाँ होती है कुछ नजदीक होती है जमीन के पास तक, तो अगर उसकी टहनी अगर नीचे लग रही है, कहाँ, नीचे जमीन तक टच हो रही है और धीरे धीरे उससे मिट्टी और सारी चीजें पड़ रही है, तो आप देखते हो कि मिट्टी वहाँ टहनी में से क्या जड़ें निकल आती हैं। तो ये भी तो जैसे अपने आप जैसे पौधा अगर लग रहा है तभी हो गए। अगर आपको मतलब जल्दी पौधा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उस टहनी को पकड़ के जमीन में क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, और कुछ समय के बाद में उसको नमी और सारी चीजें देखते रहोगे तो उसमें जड़ें निकल आएंगी। और फिर जड़ के आगे से क्या करना है, आपको पौधे को काट लेना है और काटने के बाद में उसे दूसरे स्थान पर लगा सकते हो। तो ये हो जाता है दाव लगाना। देखो गुठी लगाना, ये क्या होता है, बड़े पौधों में किया जाता है।
जैसे यहाँ पे नींबू था, संतरा था, तो इसके पौधे छोटे होते हैं तो इसकी टहनियों को हम आसानी से खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। जमीन में दबा दिए, मान लो बांध दी तो सीधे से। लेकिन अब मान लो आम है, अमरूद है या और अदर कोई पौधा है, तो वो बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, तो उनको हम क्या है, यानी लगा नहीं सकते कि उसको पकड़ के टहनी उसकी खींची जमीन में डाल दे, तो फिर वो मुश्किल होगा ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, वहां पे किया जाता है कि जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई पौधा है और इस पौधे में ये टहनी निकली हुई है और इसके ऊपर मान लो एक टहनी दूसरी है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक मटकी बांध दी जाती है। क्या बांध दी जाती है? मटकी बांध दी जाती है। और मटकी बांधने के बाद में यहाँ पे क्या क्या है, दूसरी टहनी जिस टहनी में हमको जड़ निकालना है, क्या ठीक है, तो उसको क्या करना है, तो यहाँ पे उस टहनी को तो ऊपर से इनको छील दिया जाता है। ऐसे क्या कर दिया गया? छील दिया गया। ऊपर की जो लेयर है उसको क्या कर दी गई? हटा दी गई। हटाने के बाद में इसकी जो अंदर की जो लेयर है वो दिखने लगती है। अब किया क्या जाता है कि इस पे गोबर का और मिट्टी का क्या कर दिया जाता है? लेप कर दिया जाता है। गोबर और मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। लेप करने के बाद में इसके ऊपर से बोरे का आवरण चढ़ा दिया जाता है। मतलब जो टाट का बोरा होता है उसी को क्या कर दिया जाता है, ऊपर से लपेट दिया जाता है। और लपेटने के बाद में अब होता क्या है, देखो ये मटकी क्यों टांगी थी, इसमें पानी भरा जाता है और पानी भरने के बाद में इसके नीचे क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा छेद कर दिया जाता है। और छेद करने के बाद में एक रस्सी जो होती है सन वाली, ठीक है, मतलब सूती की होनी चाहिए, ऐसा समझ लो कि यानी जो पानी को क्या करे, सोखे यानी अवशोषित करे। तो ये डोरी से क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिस रिस कर आता रहता है और इसको नमी देता रहता है। क्या देता रहता है? नमी देता रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि और यहाँ पे नमी क्या करता है, नमी देता रहता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब इसमें पानी खत्म हो जाता है तो फिर पानी ले जाकर हम इस मटके में डाल देते हैं। और ये प्रोसेस लगभग हम हफ्ता 15 दिन तक करते हैं। बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो टहनी थे उसमें क्या है, जड़ें निकल आती हैं और फिर उसको हम टहनी काट के और फिर टहनी अदर जगह पे लगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या लगाना, गूठी लगाना। तो ये समझे कैसे है इसका तरीका है। देखो कलम लगाना, दाव लगाना, गूठी लगाना, यानी अभी इसको अगले चैप्टर में क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाएगा। ये केवल हम आपको क्या बनवाए हैं, एक चार्ट बनवाए हैं कि इस चैप्टर में हमको ये चीजें पढ़नी है और फिर डिटेल में हमको लैंगिक जनन पढ़ना है। फिर लैंगिक जनन वो भी किसका, मानव का, ठीक है। तो पूरा जनन तंत्र और फिर उसका लैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल ये जो पूरा यानी यहाँ पे पढ़ाया बताया गया है, इसको आप क्या है एक बार पूरा अच्छे से इसको रिवाइज कर ले। और ये चार्ट सभी को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कि अगले टॉपिक में आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आए।